हेलो स्टूडेंट, आई एम योर बायोलॉजी टीचर नवाब साहिद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना बायोलॉजी क्लास 11th का लेसन नंबर 17, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना, और सांस लेने में हम लोग गैसेस का एक्सचेंजेस कहाँ कहाँ करते हैं। इट मीन्स दैट कैसे ऑक्सीजन हमारे सेल तक जाता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से बाहर आता है लंग्स तक, और फिर हम उसको एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। तो इन सभी एक्सचेंजेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. तो हमने यह पढ़ा, अभी हमने क्लास 9th में 10th में भी पढ़ा कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में तो उसका हम यूटिलाइज किस वे में करते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है हमारे सेल्स में जा करके और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है बच्चे, जिससे हम वेरियस फंक्शंस कर पाते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन होता है बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज भी होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका गैस रिलीज होता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे आगे चलते हैं। इट इज देयर फॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। और इसलिए हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए देखो हम हर मिनट में जो है हम 16 से 18 बार जो है सांस लेते हैं, और क्योंकि हमको ऑक्सीजन की क्या है, कंटिन्यूअस ज़रूरत है, और जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज भी होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो उसको भी हमें बाहर करना पड़ेगा। तो किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे हम लोग, रेस्पायरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेयर के O2 को सेल तक पहुंचाते हैं, और सेल से जो निकला हुआ CO2 है उसमें फिर उसको फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन, जिसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में रेस्पायरेशन के रूप में जानते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ब्रीदिंग क्या है, और ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, रेस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पायरेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज with the reaction of oxygen in the cell is known as respiration। ठीक है, place your hand on your chest, you can feel the chest moving up and down। जब भी हम अपने अगर चेस्ट पे अपने हाथ रखें तो हम जब सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है। ठीक है, यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, और ये किसके थ्रू होता है, ब्रीदिंग के थ्रू होता है। तो चलो हम ये जानते हैं कि कैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, कैसे सांस लेते हैं। The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। और इस चैप्टर में हम लोग जो है जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म।
जो भी ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है, उनके बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो है ब्रीदिंग कैसे होगा। लोअर invertebrate like sponges, coelentrates, flatworm, etc. exchange O2 with the CO2 by the simple diffusion over their entire body surface। हमने जैसे ही आपके किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा था कि स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में और फ्लैट वर्म में इनकी पूरी बॉडी सरफेस ही गैसियस एक्सचेंजेस को करती है, ठीक है। वहाँ पे अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि वो ब्रीदिंग का काम करें, ठीक है। इसलिए वो पूरे बॉडी सरफेस से ही ब्रीदिंग का काम करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 बाहर करते हैं। एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, से तो हो गया। Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of the tubes टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। और हमने जैसे पढ़ा कि जो अर्थवर्म होता है उसका भी पूरा जो मॉइस्ट स्किन होता है वो स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है। और जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, तो उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं उनके जो है लेग्स के बोन के पास, उससे वो ब्रीदिंग का काम करते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, और कुछ जो ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें गिल्स का यूज होता है वो कहाँ होते हैं, जो भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं या मुलस्का है, इन सभी में किससे होता है, आपके गिल्स के थ्रू होता है आपका ब्रीदिंग, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें किससे होता है, लंग्स से होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स बाय द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। और जितने भी जमीन पे, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो सभी लगभग लंग्स के थ्रू ही क्या करते हैं, अपना ब्रीदिंग करते हैं। Among vertebrates, fishes use gills where amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। आपके जितने भी फिशेस हैं लगभग वो गिल से ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और जितने भी आपके एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी लोग कैसे करते हैं, लंग्स से करते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर देयर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और लेकिन जो आपका एम्फीबियंस, आपका फ्रॉग होता है, वो लंग्स के साथ साथ अपने मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। हाँ तो बच्चे देखो, हमने ये पढ़ चुका कि वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अब द अपर लिप्स। हमारे अपर लिप्स के ऊपर दो ओपनिंग्स होती हैं नोस्ट्रिल्स की। इट लीड टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। ये नेजल चैम्बर तक पहुंचते हैं नेवल पासेस के थ्रू। और वो जो नेजल चैम्बर्स होते हैं वो ओपन कहाँ होते हैं, हमारे फैरिंग्स में। फैरिंग्स मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये कॉमन पैसेज होता है, कॉमन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, फूड और एयर को हम लोग इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। और ये जो फेरिंग्स होता है वह कहाँ पे ओपन होता है, लैरिंग्स वाले रीजन में ओपन होता है, ठीक है। रीजन इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया में लैरिंग्स के थ्रू इंटर करता है, ठीक है। लैरिंग्स क्या है बच्चे, ये समझो। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है बच्चे, कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन, ठीक है, जो हमारे नाक के अपर साइड में है, ईयर में है, ये सभी सॉफ्ट बोन होते हैं ना। तो ये कार्टिलेज का बना होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हम जो भी हम आवाज़ निकालते हैं आपके साउंड बॉक्स से ही प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू, एयर के थ्रू। एयर जाता है और वहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, साउंड साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चे। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। अब क्या होता है, जब भी आप देखते हो ना, खाना खाते रहते हो और तुरंत आपको हिचकी आने लगती है या बहुत तेज तेज के खांसने लगते हो जब जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे। जब जो एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस क्या होता है कि आपके जो लैरिंग्स वाला रीजन है, लैरिंग्स जो ट्यूब है जिससे बस क्या होता है, एयर हमारे लंग्स में जाता है। उस जब लैरिंग्स वाले रीजन में जब कोई भी फूड पार्टिकल्स फैरिंग्स के थ्रू चला जाता है,
थोड़ा सा भी जाता है तो हमको क्या आने लगती है, कफिंग आने लगती है, हम तेज तेज खांसने लगते हैं या बहुत तेज तेज हिचकी लेने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो एपिग्लॉटिस होता है, ये ध्यान देने वाला यहाँ पे यह है, जो आपका एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है कि वो कवर्ड किए रहता है, किसको, आपके ग्लॉटिस को। ये जो ऊपर ग्लॉटिस है आपका साउंड बॉक्स के पास, आपका एपिग्लॉटिस क्या होता है, जिसमें एयर जाता है लंग्स के थ्रू, जो लैरिंग्स है आपका, उसको कवर किया रहता है एपिग्लॉटिस, जिससे जब हम खाना खाते हैं तो वो फायरिंग्स के थ्रू जो है हमारे ओसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में जाता है। अगर ये एपिग्लॉटिस नहीं रहता है तो हमारा फूड वाला कुछ पार्ट जो है हमारे लंग्स वाले पाइप में भी चला जाता और उसी समय हमको बहुत तेज तेज खांसी आने लगती है। ठीक है, अब देखो, एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है कौन, एपिग्लॉटिस। ट्राइकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेटिक कैविटी, और जो ट्राइकिया, इसके पास से जो ट्राइकिया है बच्चे, ट्राइकिया क्या होता है, यह देखो यहाँ से, यह वाला हिस्सा, तो जो ट्राइकिया है ये हमारे थोरेटिक, थोरेटिक रीजन का मतलब होता है चेस्ट कैविटी, ये जो हमारे चेस्ट का जो चैम्बर है, ये जो हमारे रिब केज के अंदर का जो चैम्बर है उसे थोरेटिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्या होता है, यह थोरेटिक कैविटी में एंट्री करता है और ये फैला होता है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेटिक कैविटी तक, हमारे चेस्ट कैविटी तक ये फैला रहता है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेटिक वर्टिब्रेट इनटू ए राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और वहां से जा करके यह टू ब्रोंकाई में देखो यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया बच्चे। इच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू द फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से, जो ब्रोंकियाई है यह सेकेंडरी फिर टर्सरी ब्रोंकाई में क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा बना के जो सबसे थिन वाला इनका स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं ब्रैंकियोल्स बोलते हैं, जो इनका टर्मिनल होता है, मतलब जो ब्रोंकाई का टर्मिनल वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, the trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchioles gives rise to the number of very thin, irregular, walled, and vascularized bag-like structure called alveoli. अब देखो, यह जितने भी ट्रैकिया फर्स्ट फर्स्ट ट्रैकिया या सेकेंडरी या टर्सरी होते हैं, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, इसलिए कवर्ड होते हैं जिससे इनको प्रोटेक्शन मिल सके और जो है इनको एक स्ट्रेंथ मिल सके, जिससे प्रॉपर फंक्शन कर सकें। और जो आपके ब्रोंकियोल्स का लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट से क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, एल्वेलाई बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, एल्वेलाई क्या बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे जाके हमारा एयर जो होता है कुछ समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, द ब्रों द branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have two lungs which are covered by a double layered pleura with the pleural fluid between them। और ये जितने भी आपके ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो चाहे फर्स्ट प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, वो चाहे आपका एल्वेली कंप्राइज, ये सभी पूरे लंग्स में फैले होते हैं, कंप्राइज होते हैं, पूरे फैले होते हैं। ठीक है, वी हैव टू लंग्स, हमारे बॉडी में कितना होता है, दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और जो क्या होते हैं डबल लेड प्ल्यूरा। प्ल्यूरा क्या है, द कवरिंग लेयर ऑफ लंग्स। तो ये दो लेयर प्ल्यूरा से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, प्ल्यूरल फ्लूइड होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्ल्यूरल फ्लूइड होता है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस, द आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेटिक कैविटी। ठीक है, तो यह क्या होते हैं बच्चे, इनके अंदर जो आपका प्लूरल फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, ये किससे बचाता है, आपके फ्रिक्शन से, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हमारे रिब्स जो होते हैं अप एंड डाउन होते हैं, इन सभी के फ्रिक्शन से कौन बचाता है, आपका प्लूरल फ्लूइड बचाता है। ठीक है, और
जो अपर प्लूरा होता है, जो लेयर होता है, ये हमारे चेस्ट कैविटी से कनेक्टेड होता है, मतलब पास में होता है, उसके पास में होता है, लीडिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कनेक्ट विद द लंग्स सरफेस। और जो इनर वाला प्लूरा होता है वो लंग्स से कनेक्टेड होता है, लंग्स सरफेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अपर वाला किससे कनेक्ट होता है? चेस्ट वाले चैम्बर से, चेस्ट कैविटी से। और इनर वाला किस होता है? लंग्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है बच्चे। The part starting with the external nostrils subdue the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो ये क्या है? हमारे नोज से लेकर के और ब्रोंकियोल लास्ट वाला जो टर्सरी ब्रोंकियोल है, वहां तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जबकि जो एल्वुलाई है वो आपका क्या है? डिफ्यूजिंग पार्ट। वहीं से जो है एक्सचेंजिंग पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। वहीं से गैस का एक्सचेंज होता है, कहाँ से? एल्वुलाई से। तो एल्वुलाई को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। जबकि जो नोज से लेकर और ब्रोंकियोल्स तक क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चे। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर द एल्वुलाई। जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को पहुंचाते हैं एल्वुलाई तक। क्लियर, और क्या करते हैं? क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। या जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन बी, जो चाहे धूल के कण हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, चाहे अदर पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? फिल्टर करके भेजते हैं बच्चे। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, नोज में हमारे हेयर होते हैं या जो सीलिया होते हैं हमारे ट्रैकिया में, वो सभी क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करते हैं। क्लियर कर दिए एयर को, ह्यूमिडिफाइज करते हैं, उसको ह्यूमिडिटी देते हैं। आल्सो ब्रिंग एयर द बॉडी टेम्परेचर। और वो एयर को बॉडी टेम्परेचर इतना क्या करते हैं? बिल्डअप करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उतने पे उस एयर को क्या करते हैं? बनाते हैं। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड द CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। जो एल्वुलाई है वो एक्सचेंज पार्ट होता है, जहाँ पे O2 और CO2 का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। किसके? एल्वुलाई और ब्लड के बीच में। ब्लड से CO2 एल्वुलाई में जाता है, एल्वुलाई से O2 ब्लड में जाता है। अब देखो, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। जो लंग्स होता है हमारे चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड होता है और एयर टाइट होता है, उसमें एयर पहले से नहीं होता है। द thoracic चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सल बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जो थोरेटिक चैम्बर होता है हमारा चेस्ट चैम्बर होता है, इसके पीछे क्या होता है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। और आगे साइड में वेंट्रल साइड में क्या होता है हमारे? बाय द स्टर्नम। इट मीन्स दैट जो लेटरली बाय द रिब्स, जो हमारे क्या होते हैं? रिब्स होते हैं, ठीक है। रिब्स के थ्रू हम कवर्ड होता है। एंड नॉन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। और नीचे वाले हिस्से में क्या होता है आपका? डायफ्राम होता है बच्चे। अभी मैं बताता हूँ। The anatomically set up lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। अब कोई भी इसमें चेंजेस होते हैं जो हमारे लंग्स के चेस्ट कैविटी में, तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होते हैं किससे? लंग्स से होते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग। और इसी टाइप का जो है अरेंजमेंट चाहिए हमारे ब्रीदिंग के लिए, जिससे कि हम एक्सहेल्ड और इनहेल्ड कर सकें। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वैल्यूम। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर को डायरेक्ट हम पल्मोनरी वेन में या पल्मोनरी आर्टरी में तो भेज नहीं सकते हैं। अब देखो क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, ये देखो। पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। पहला स्टेप ये होता है कि जो आपका O2 आता है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू क्या जाता है? हमारे सेल तक जाता है। और जो CO2 होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में आता है, फिर हम उसे बाहर करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। एल्वेलर मेम्ब्रेन जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, वहीं से O2 जो होता है हमारे ब्लड में जाता है और CO2 ब्लड से एल्वेली में आता है, ठीक है। बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में आपको बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। जो गैस हमने लिया
वो ब्लड के थ्रू सेल तक जाता है, और जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो ब्लड के थ्रू लंग्स तक आता है, तो ट्रांसपोर्ट किया ब्लड ने। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब O2 का और CO2 का जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। ठीक है, अब देखो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मली कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, और क्या आपका O2 केमिकल रिएक्शन करके एनर्जी देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे वो क्या होता है, ब्लड में डिफ्यूज होकर के आ जाता है, और ब्लड ला करके लंग्स में दे देता है, और लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। लास्ट में एक बार फिगर आप लोग समझ लो। तो अब देखो यहाँ पे यह आपका है फिगर। फिगर में देखो बच्चे, यह आपका जो है, ये आपका ट्राइकिया हो गया। ये ट्राइकिया है जो ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो गया। ये ब्रोंकियाई सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकियाई में डिवाइड हो गए। और ये छोटे छोटे आप लोग जो देख रहे हो, ये पार्ट जो है आपका, यह सभी एल्वली हैं। ठीक है, जो स्वेलिंग पार्ट दिखा रहा है, यहीं से जो होता है आपका डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का। ये देखो आपका हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हार्ट हमेशा जो है हमारे लंग्स के पीछे थोड़ा सा बाईं साइड की ओर सिचुएटेड होता है, एकदम सेंटर में नहीं सिचुएटेड होता है। ये नीचे से ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका डायफ्राम है, ये मस्कुलर एक डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम क्या करता है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड करने में हेल्प करता है। जब हम एयर को एक्सहेल्ड करते हैं, बाहर करते हैं, तो ऊपर जाता है ऐसे करके, और जब हम अंदर गैस को लेते हैं तो ये थोड़ा सा फैलता है, तो ये नीचे जाता है ऐसे। ठीक है बच्चे, तो यह कुछ रहा कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैसे काम करता है, और नेक्स्ट वाले हम लेक्चर में बताएंगे, और आगे का कि कौन कौन से आपके, एक सेकेंड, यह मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।